हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विमलेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 में बायोलॉजी की श्रृंखला। तो हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं परागकण की संरचना और परागकण वर्तिकाग्र पर किस तरह से अंकुरण करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे अंडप और बीजांड की संरचना के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अधिक बातों में समय ना गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आइए शुरू करते हैं। हेडिंग है हमारी स्टूडेंट्स अंडप, गुरु बीजाणुधानी, अंडप, गुरु बीजाणुधानी व भ्रूणपोष। तो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे इन तीनों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, किसी भी पौधे का जो पुष्प होता है उसमें जायांग एक या अनेक अंडपों से मिलकर के बना होता है और प्रत्येक अंडप जो है वो मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होता है। आइए इसको थोड़ा लिख लेते हैं ताकि भूलने की नौबत ना आए। प्रत्येक अंडप नहीं, जायांग, प्रत्येक जायांग एक या अनेक अंडपों से मिलकर के बना होता है। अंडपों से मिलकर बना होता है। मिलकर के बना होता है और प्रत्येक अंडप के 3 भाग होते हैं। प्रत्येक अंडप के 3 भाग होते हैं। तीन भाग होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। कौन कौन से भाग होते हैं? नंबर 1 वर्तिकाग्र, और नंबर 2 वर्तिका, और नंबर 3 अंडाशय। ठीक है स्टूडेंट, जो अंडप होता है वो 3 मुख्य भागों में बटा होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो अब जायांग की संरचना के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं जिससे हमको और चीज़ें बेहतर से समझ में आएंगी। आइए देखते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। स्टूडेंट, मैं डायग्राम के माध्यम से आपको तीनों चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा सबसे ऊपरी पार्ट है ये वाला, यहाँ पर नमी की थोड़ी सी अधिक मात्रा होती है और परागण के द्वारा जो परागकण होते हैं वो यहीं पर आकर के अंकुरित होते हैं।
इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना कि परागकण के द्वारा जो परागकण आते हैं वो वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं, यानी कि वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण की प्रोसेस को जाना। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी नाम से, तो उस पर जाके विजिट करें, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देखें तो पिछला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं इस जायांग को समझने की। तो देखिए ये क्या है, यह है वर्तिकाग्र, हमारा वर्तिकाग्र, अगर इंग्लिश में कहें तो स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है। कौन सा भाग, ये भाग, यहाँ पर नमी की थोड़ी सी अधिकता होती है और परागकण यही नमी पा करके फूल जाता है। अब ये जो पतली नली जैसी संरचना है, मतलब लंबी गर्दन जैसी संरचना है, इसको हम कहते हैं वर्तिका, वर्तिका, और इसको कहते हैं स्टाइल, इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं, हिंदी में वर्तिका कहते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट है, यहीं पर बाद में जाकर के बीजाणु बनते हैं, इसको हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं स्टूडेंट, अंडाशय कहते हैं, इसी को हम ओवरी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये फिगर के माध्यम से ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ये जो है ये हमारा वृंत होता है, जो कि पौधे में पुष्प के नीचे होता है हरे रंग का, जिसको हम सामान्य भाषा में डंठल कहते हैं, तो ये वृंत होता है, इसको पेलिकल कहते हैं, पेलिकल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मुख्य रूप से हमारा जायांग कितना है, यहाँ से यहाँ तक, ये 3 भागों में हमारा जायांग है, तो आप लोग समझ पाए होंगे। इसको स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। बात आती है, कभी कभी टिप्पणी के रूप में पूछ लिया जाता है 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन कि एकांडपी और युक्तांडपी क्या है, तो उसके बारे में आपको मैं बताता हूं। देखिए किसी भी पुष्प का जो जायांग है वो या तो एक जायांग का बना होगा या कई सारे जायांगों से मिलकर के बना होता है, यही प्रोसेस है। आइए जरा इसको लिखते हैं। तो जायांग क्या है, जायांग, पहले आप लोग ये बताइए जायांग जो होता है ये पुष्प का नर जननांग है या मादा जननांग है, फटाफट कमेंट में उत्तर दीजिए। पुष्प का नर जननांग है जायांग या मादा जननांग है। ठीक है, तो जायांग क्या है, जायांग पुष्प का मादा जननांग होता है। जायांग पुष्प का मादा जननांग होता है। एक अंडप से बनने वाला जायांग एकांडपी जायांग कहलाता है। एकांडपी जायांग कहलाता है। इसके उदाहरण हैं, उदाहरणों की बात करें मटर और सेम, इसके मुख्यतः एग्जाम्पल हैं मटर व सेम आदि। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आती है कि युक्तांडपी जायांग क्या होता है। तो जब एक से अधिक, आइए लिखते हैं, जब जायांग
एक से अधिक अब एक से अधिक जो होते हैं उसमें भी कंडीशन है। देखिए, 2 अंडक भी हो सकते हैं और ज़्यादा अंडक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब एक से अधिक अंडक होते हैं तो क्या कहेंगे हम, जब जायांग एक से अधिक अंडकों से बना होता है, अंडकों से बना होता है, तब इस प्रकार के जायांग को बहुअंडपी जायांग कहते हैं। बहुअंडपी जायांग तो स्टूडेंट समझ गए, जब जायांग केवल एक अंडक से मिलकर के बना होता है तब इसे हम एकांडपी जायांग कहते हैं, और अगर कई अंडकों से मिलकर के बना होता है तो इसे हम बहुअंडपी जायांग कहते हैं। दोनों को याद करें, एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैंने अंडरलाइन कर दिया है जिससे आपको याद रहे ये क्वेश्चन। जब यही किसमें, बहुअंडपी में, जब बहुत सारे अंडक, मतलब कॉमनली कम से कम एक से तो ज़्यादा होना ही है, तो बहुत सारे अंडक आपस में जुड़े होते हैं। कैसे होते हैं, जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं। जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के जायांग को क्या कहते हैं हम, तो इस प्रकार के जायांग को युक्तांडपी कहते हैं। युक्तांडपी कहा जाता है, ठीक है। एवं यदि अंडक अलग अलग हैं, यदि अंडक अलग अलग हैं तो इसे क्या कहेंगे, बी युक्तांडपी कहेंगे, बी युक्तांडपी कहेंगे, बी युक्तांडपी जायांग कहते हैं, बी युक्तांडपी जायांग कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूं। अंडाशय में कोष्ठकों की संख्या अंडाशय में कोष्ठकों की संख्या एक कोष्ठीय या पट द्वारा विभाजित होने के कारण
कारण 2 या 3 कोष्ठीय भी होती है। ठीक है। अंडाशय में बीजांड होते हैं। अंडाशय में बीजांड होते हैं और बीजांड अंडाशय में बीजांडासन पर लगे होते हैं। कहाँ पर लगे होते हैं स्टूडेंट? बीजांडासन पर लगे होते हैं। ठीक है। देखिए बीजांड कहाँ होते हैं? अंडाशय में लगे होते हैं। और बीजांड का अंडाशय में अभिविन्यास बीजांड न्यास कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? बीजांड न्यास कहलाता है। बीजांड न्यास कहलाता है तथा प्रत्येक बीजांड गुरु बीजाणुधानी कहलाता है। गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। आइए, मैं समझता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको मैं इरेज करता हूं अब। तो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट सेशन को देख रहे हैं, सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दें जिससे अन्य लोग भी जुड़ सकें। बीजांड या गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी। ठीक है। तो ये रहेगी हमारी मेन हेडिंग, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी। तो आइए लिखते हैं थोड़ा मार्कर। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा। परिपक्व बीजांड एक गोलाकार संरचना होती है। परिपक्व बीजांड एक गोलाकार संरचना होती है जो निषेचन के बाद बीज में बदल जाती है। जो निषेचन के बाद
बीज में बदल जाती है। ठीक है, तो बीज क्या होता है वास्तव में अगर देखा जाए तो यही बीजांड रूपांतरित होता है, और प्रत्येक बीजांड जो होता है वो एक वृंत की सहायता से, प्रत्येक बीजांड एक वृंत की सहायता से बीजांडासन से जुड़ा रहता है। प्रत्येक जो बीजांड होता है वो एक बीजांडासन से जुड़ा होता है बीजगणित की सहायता से, और इसी को हम बीजांड वृंत कहते हैं। यह बीजांड वृंत कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहलाता है? बीजांड वृंत कहलाता है। बीजांड वृंत कहलाता है, एवं वह बिंदु जो बीजांड को बीजांड वृंत से जोड़ता है, जो बीजांड वृंत को बीजांड से जोड़ता है, नाभिका कहलाता है। नाभिका कहलाता है। नाभिका कहलाता है। तो बीजांड वृंत को क्वेश्चन आता है कि बीजांड वृंत को बीजांड से जोड़ने वाले स्थान को हम क्या कहते हैं? तो उत्तर क्या बताएंगे हम? नाभिका कहते हैं। और कुछ बीजांडों में बीजांड वृंत ये लिखते हैं, कुछ बीजांडों में बीजांड वृंत, कुछ बीजांडों में बीजांड वृंत नाभिका के ऊपर बीजांड काय के पड़ोस में बीजांड वृंत नाभिका के ऊपर नाभिका से थोड़ा ऊपर बीजांड वृंत जो है बीजांड काय के पार्श्व में, ऊपर बीजांड काय के पार्श्व में पार्श्व मतलब किनारे की तरफ एक उभार बनाता है। उभार मतलब उभरा हुआ भाग बनाता है। उभार बनाता है। इसे रेफी कहते हैं स्टूडेंट। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? रेफी कहते हैं। ठीक है, इसे रेफी कहते हैं। बीजांड का मुख्य भाग, बीजांड का मुख्य भाग मृदुतकीय कोशिकाओं से बना होता है। किन कोशिकाओं का बना होता है स्टूडेंट? मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है।
की कोशिकाओं का बना होता है। यही भाग बीजांडकाय कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजांडकाय कहलाता है। बीजांडकाय कहलाता है। बीजांडकाय कहलाता है। आइए एक बार इसको शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। तो बीजांड या गुरु बीजांडधानी क्या होती है? तो परिपक्व बीजांड एक गोलाकार संरचना होती है जो कि निषेचन होने के बाद बीज में बदल जाती है, और प्रत्येक बीजांड एक वृंत की सहायता से यानी कि एक डंठल की सहायता से बीजांड दासन से जुड़ा रहता है। यह बीजांड वृंत कहलाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है कि बीजांड वृंत क्या होता है। तो प्रत्येक बीजांड एक वृंत की सहायता से बीजांड दासन से जुड़ा रहता है, यह बीजांड वृंत कहलाता है। फिर वह बिंदु जो बीजांड वृंत को बीजांड से जोड़ता है नाभिका कहलाता है। और कुछ बीजांडों में, सभी में नहीं होती है क्रिया, वह बिंदु जो बीजांड वृंत को बीजांड से जोड़ता है नाभिका कहलाता है। और कुछ बीजांडों में बीजांड वृंत नाभिका के ऊपर बीजांडकाय के पार्श्व में एक उभार बनाता है, इसे रेफी कहते हैं। तथा बीजांड का मुख्य भाग मृदुतकीय कोशिकाओं यानी कि मेरिस्टेम सेल्स का बना होता है, यही भाग बीजांडकाय कहलाता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आइए बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ। तो सेशन में आगे की तरफ बढ़ने से पहले जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सेशन को एक बार सभी में शेयर कर दें, जिससे और भी अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए बीजांडकाय जो बीजांडकाय होता है हमारा प्रायः दो आवरणों के द्वारा घिरा रहता है। प्रायः दो आवरणों के द्वारा घिरा रहता है। दो आवरणों के द्वारा घिरा रहता है। घिरा रहता है। प्रथम बाहरी आवरण, बाहरी आवरण या बाह्य अध्यावरण, यह बाह्य अध्यावरण एवं एक अंतः अध्यावरण होता है। एवं अंतः अध्यावरण अध्यावरण। ठीक है, तो बाह्य अध्यावरण जो होता है वो बाहर की तरफ होता है एवं अंतः अध्यावरण अंदर की तरफ होता है। अब दो आवरणों से घिरे हुए बीजांड बाइटेगमिक कहलाते हैं। बाइटेगमिक कहलाते हैं। देखिए कुछ बीजांड जो होते हैं उन पर दो आवरण घिरे होते हैं, बाह्य आवरण और अंतः आवरण। तो अगर दोनों आवरण हैं बीजांड के ऊपर तो इस प्रकार का जो बीजांड है वो बाइटेगमिक बीजांड कहलाएगा। ठीक है, और कुछ में
कुछ बीजांडों पर केवल एक ही अध्यावरण होता है। केवल एक ही अध्यावरण होता है। इस प्रकार के बीजांड बीजांडों को यूनिटेगमिक, कौन था? यूनिटेगमिक बीजांड कहते हैं। यूनिटेगमिक बीजांड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए दो बातें पता चली। कुछ बीजांड ऐसे होते हैं जिन पर दोनों प्रकार के अध्यावरण पाए जाते हैं, यानी कि दो अध्यावरण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के बीजांडों को हम बाइटेगमिक बीजांड, और जिन बीजांडों पर केवल एक अध्यावरण पाया जाता है तो इस प्रकार का जो बीजांड है वो यूनिटेगमिक बीजांड कहलाता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अध्यावरणों के शीर्ष पर, देखिए छोटी छोटी मुख्य बातें हैं, इन्हीं से आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो अध्यावरणों के शीर्ष पर एक छेद होता है, यानी कि पोर होता है, छेद होता है। इसे क्या कहते हैं? अध्यावरणीय छोर कहते हैं। इसे अध्यावरणीय छोर या बीजांड द्वार कहते हैं। अध्यावरणीय छोर या बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार, और इसी को हम माइक्रोपाइल भी कहते हैं। माइक्रोपाइल, ठीक है। तो अध्यावरणीय छोर या बीजांड द्वार कहते हैं। इसको भी तोड़ करके परागनली जो है बीजांड तक पहुंचती है। बीजांड का बीजांड द्वार वाला सिरा बीजांड द्वारी छोर कहलाता है। बीजांड द्वारी छोर कहलाता है। बीजांड द्वारी छोर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कई सारी बातें हमें जो है पता चली हैं। कि सबसे पहले हमें क्या पता चला कि बीजांड द्वार जो होता है ये अधिकांशतः दो आवरणों, यानी कि इसके ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं, इससे ये घिरा रहता है। पहला जो होता है वो बाहरी आवरण होता है, जो बाहर की तरफ हमें दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं बाह्य अध्यावरण। और जो अंदर की तरफ दिखाई देता है उसे हम कहते हैं अंतः अध्यावरण। ठीक है, अगला पॉइंट हमें पता चला कि दो अध्यावरणों से घिरे हुए बीजांड जो होते हैं वो बाइटेगमिक बीजांड कहलाते हैं, और कुछ बीजांडों पर केवल एक ही अध्यावरण होता है, यानी केवल एक ही खोल होता है। इस प्रकार के बीजांडों को हम यूनिटेगमिक बीजांड कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमें पता चला है कि अध्यावरणों के शीर्ष पर, जो अध्यावरण होते हैं उनके शीर्ष पर एक छेद होता है, और इस छेद को हम
या तो अध्यावरणी छोर कह लें, या छोर नहीं, अध्यावरणी छेद कह लेते हैं, थोड़ा गलत लिख गया है, अध्यावरणी छेद या बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमें पता चला है कि जो बीजांड द्वार वाला सिरा होता है इसे हम बीजांड द्वारी छोर कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आप लोग सेशन को शेयर करते रहिए, और साथ ही जितने भी स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो सेशन को लाइक करें, और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। हमारे इस चैनल JMD क्लासेज में यूपी बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क, कोई भी शुल्क आपको इसका नहीं देना होता है। तो आज ही अधिकतर लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी आपकी तरह ही इस चैनल का लाभ मिल सके। आइए चलते हैं आगे की तरफ। तो बीजांड काय का आधार, बीजांड काय का आधार जिस स्थान से, यानी कि बीजांड काय का आधार वह स्थान, जैसे स्थान से, जिस स्थान से अध्यावरण निकलते हैं, जिस स्थान से अध्यावरण निकलते हैं निभाग कहलाता है। अध्यावरण निकलते हैं निभाग। निभाग यानी कि शैलजा कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? शैलजा कहलाता है। शैलजा कहलाता है। शैलजा कहलाता है। और बीजांड के निभाग वाले छोर को, बीजांड के निभाग यानी शैलजा वाला जो छोर है, शैलजा वाले छोर को हम निभागी छोर कहते हैं। छोर को निभागी छोर कहा जाता है। निभागी छोर कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं आगे की ओर। अगली बात जो हमारी है, यानी कि अगला जो मेन पॉइंट है वो है परिपक्व बीजांड काय के बीच में। आइए लिखते हैं परिपक्व बीजांड काय के बीच में काय के बीच में थैले जैसी एक संरचना होती है। थैले जैसी संरचना थैले जैसी संरचना होती है। संरचना होती है, इसे भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश कहते हैं। वास्तव में अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो वास्तव में यही संरचना कौन थी वाली? भ्रूण कोश। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो यही संरचना
मादा युग्मकोद्भिद कहलाती है। मादा युग्मकोद्भिद कहलाती है। मादा युग्मकोद्भिद होती है। होती है होती है जिसका निर्माण गुरु बीजाणु यानी बीजांड से होता है। गुरु बीजाणु से होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। भ्रूण कोश में बीजांड द्वार के शीर्ष की ओर भ्रूण कोश में बीजांड द्वार के शीर्ष की ओर स्थित कोशिकाओं का समूह और स्थित कोशिकाओं का समूह। यहाँ पर कई सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसीलिए हम सीधे लिख रहे हैं कोशिकाओं का समूह। ये कहलाता है अंड उपकरण। अंड उपकरण, अंड उपकरण कहलाता है। अंड उपकरण कहलाता है। ठीक है, इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं और बीच वाली कोशिका, इसके बीच वाली कोशिका अंड कोशिका अंड कोशिका तथा शेष 2 कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं, यानी सिनर्जिड सेल कहलाती हैं। सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जो कि आपके नोट्स बनाने के काम में आएगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लें। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। वीडियो चूँकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। इसको इरेज करते हैं। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब निभागी छोर की तरफ भी तीन कोशिकाएं स्थित होती हैं।
इन कोशिकाओं को प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल कहा जाता है। एंटीपोडल सेल कहा जाता है। तो ये कितनी कोशिकाएं हो गई? 3 ऊपर और 3 नीचे, 6 कोशिकाएं हो गई। और इनके अलावा भी, तो आइए थोड़ा और लिखते हैं इसके बारे में। उपरोक्त 6 कोशिकाओं के अतिरिक्त 6 कोशिकाओं के अतिरिक्त भ्रूणपोष के केंद्रक में भ्रूणपोष के केंद्रक में भ्रूणपोष के केंद्रक में 2 अन्य केंद्रक भी एक कोशिका में पाए जाते हैं। एक कोशिका में पाए जाते हैं। एक कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए बीच में कोशिका एक होती है, लेकिन एक ही कोशिका में केंद्रक कितने होते हैं? 2 केंद्रक होते हैं। इन्हें हम पृथक रूप से ध्रुवीय केंद्रक व संयुक्त रूप से द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना एवं कार्यप्रणाली। उसमें क्या क्या अंग पाए जाते हैं, इन सब के बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर है उसको मैं अगले वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगा, साथ ही उसके बारे में और भी समझा दूंगा, जिससे आप गुरु बीजाणुधानी को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो इसके जो हैं कि नोट्स आप लोग इससे बना लीजिएगा और आने वाले सेशन को देखिएगा, जिससे कि उसमें चित्र सहित व्याख्यान आपको मिल जाएगा और आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, इसीलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम जल्द ही मिलेंगे अगले नए सेशन के साथ, इसको चित्र को विस्तृत रूप से समझते हुए। वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जिससे आप परीक्षा में लाएं सर्वोत्तम अंक। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।